Hello students, today we have to discuss, in last class we already discussed about chromosome sequence and diversity. We started this topic, but today we have to discuss that how every cell maintains the characteristic number of chromosomes. In last class we discussed the shape of chromosome, like is it linear or circular. So students, good morning. लास्ट क्लास में हमने क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग एंड डाइवर्सिटी डिस्कस की थी। ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। लास्ट क्लास में हमने क्रोमोसोम की जो ट्रेडिशनल थॉट्स थी कि वो लीनियर था या सर्कुलर, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे मेंटेन रहते हैं सेल्स में, ये डिस्कस करना है। सो हम ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे एंड वी स्टार्टेड a table in which we have seen the different microorganism with different types of chromosome and their chromosome number were different, right? But how it possible, this thing we have to discuss today. How every cell maintains a characteristic number of chromosome. So लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने एक टेबल डिस्कस की थी जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे जिनका क्रोमोसोम नंबर सबका भिन्न था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, प्रत्येक सेल जो क्रोमोसोम की संख्या है उसे कैसे मेंटेन रखती है, उसे कैसे बनाए रखती है। सो जो क्रोमोसोम का नंबर है प्रोकैरियोट्स में वो डिफरेंट होता है, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था और अभी आप इस टेबल में भी देख सकते हैं, राइट? एवरी सेल मेंटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Prokaryotic cells typically have only one complete copy of their chromosomes that is packaged into a structure called nucleoli. When prokaryotic cells are dividing rapidly, then the portion of chromosome in the process of replicating are present in two or sometimes even four copies. Prokaryotes also frequently carry one or more smaller independent circular DNA. We can say it plasmid. Uh, Plasmid is typically essential for bacterial growth. Instead, they carry genes that confer desirable traits to bacteria such as antibiotic resistance, right? And also distinct from chromosomal DNA. Plasmid can be present in many complete copies per cell. सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं, ऊपर प्रोकैरियोटिक जीनोम का साइज भी दिया हुआ है और उनकी जीन डेंसिटी दी हुई है और उनका एवरेज जीन नंबर दिया हुआ है। पहले तो हम ये देखेंगे कि उनमें कैसे कैसे क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं, किस किस अवस्था में, एंड उनका जीनोम में जीनोम कैसे, प्रोकैरियोट्स का जीनोम सर्कुलर डीएनए है और प्लाज्मिड डीएनए है, दोनों उसके जीनोम का पार्ट है। इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंप्लीटली एक कॉपी होती है क्रोमोसोम की, जो कि एक न्यूक्लियर नाम की जो संरचना होती है प्रोकैरियोट्स में, उसके अंदर पैक रहती है, कंप्लीटली पैक रहती है। जब प्रोकैरियोटिक सेल्स का रैपिड सेल डिवीजन होता है, तो जो ये क्रोमोसोम्स का पोर्शन है, उस रैपिड सेल डिवीजन के समय या तो दो या कभी-कभी चार कॉपीज में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोट्स फ्रीक्वेंटली एक स्मॉल इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वतंत्र व सर्कुलर डीएनए कैरी करते हैं। इनमें एक और स्मॉल इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सर्कुलर डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है। यह जो प्लाज्मिड डीएनए है ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पे जो प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है बेसिकली कुछ जीन्स कैरी करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन, और ये जो प्लाज्मिड है ये इसकी कंप्लीट कॉपी पर सेल्स में पाई जाती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर डिप्लॉयड दैट दे कैन contain only two copies of each chromosome. Okay, these two copies of chromosomes, we can say those homologous, right? One is derived from each parent, but not all cells in eukaryotic chromosomes are diploid.
a subset of eukaryotic cell are either haploid or polyploid. Haploid cells contain a single copy of chromosome and are involved in sexual reproduction, and polyploid cells have more than two copies of each chromosome. Indeed, some organisms maintain a majority of their adult cells in the polyploidy state, right? So eukaryotic chromosomes are always contained within the membrane-bound organelle, we can say it, nucleus. तो स्टूडेंट्स जो ये यूकैरियोट्स हैं इनमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में बेसिकली जो क्रोमोसोम है मेजॉरिटी ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉयड पाए जाते हैं इनकी दो कॉपीज क्रोमोसोम की पाई जाती है ये जो दो कॉपीज हैं इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं और ये एक पेरेंट से डिराइव्ड होते हैं ईच ऑफ द पेरेंट से डिराइव्ड होते हैं राइट जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें डिप्लॉयड भी कुछ सेल्स डिप्लॉयड भी कहलाती है राइट और कुछ सेल्स हैप्लॉयड या पॉलीप्लॉयड भी होती है हैप्लॉयड यदि सिंगल कॉपी जब उपस्थित होती है क्रोमोसोम की तो उसे हैप्लॉयड करते हैं इस प्रकार की सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है जबकि कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनमें दो से ज्यादा क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं ठीक है मेजॉरिटी ऐसी सेल्स एडल्ट सेल्स होती हैं जो कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पॉलीप्लॉइडी स्टेट में देखी जाती है बेसिकली यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम है वह एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील न्यूक्लियस में पाया जाता है राइट सो दिस इज हाउ सेल are able to maintain the number of chromosomes in both eukaryotes as well as in prokaryotes. So इस प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है वो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करती है ठीक है सो अब आता है क्रोमोसोम का साइज से जीनोम का साइज से क्या रिलेशन है जीनोम साइज का कॉम्प्लेक्सिटी से क्या रिलेशन है जीनोम साइज इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्सिटी so this thing we will discuss now so totally what is genome size genome size is the length of DNA associated with one haploid complement of chromosome right genome size basically DNA की लेंथ है जो एक हैप्लॉइड कॉम्प्लीमेंट क्रोमोसोम के साथ जुड़ी हुई so there is a relationship between genome size and complexity of organism genome size varies substantially between different organisms as we can see in this table because more genes are required to direct the formation of more complex organisms right if we compare bacteria, single cell eukaryotes and multicellular eukaryotes, it is not surprising that genome size is roughly correlated with an organism's apparent complexity, right? Thus, the prokaryotic cell typically have genomes smaller than 10 megabyte bases. The genomes of single cell eukaryotes are typically less than 50 MB. And if we talk about more complex protogens, then we can say that their genome size is greater than 200 MB. Multicellular organisms have larger genome that can be reached sizes greater than 10,000 MB. As we can see the difference of genome size in this table. So many organisms of apparently similar complexities have very different genome size. A fruit fly has a genome approximately 25 times smaller than a locust, and the rice genome is about 40 times smaller than wheat genome. This is the genome complexity we can say, genome size and relation between genome complexity. इस टेबल में कंपैरेटिव स्टडी दी हुई है कि किसका जीनोम साइज किस साइज का है प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स का राइट तो इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि जो जीनोम साइज है उसमें बहुत अधिक भिन्नता देखी जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में
एंड हायर ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोट्स में, मतलब ऑर्गेनिजम्स में भिन्नता देखी जाती है जीनोम साइज में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के लिए मोर जीन की आवश्यकता रहती है उसके जीनोम में। अगर हम जीनोम साइज को कंपेयर करें बैक्टीरिया के, सिंगल सेल यूकैरियोट्स के, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के, तो हम देखेंगे कि जो जीनोम साइज है उसका जो कोरिलेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी से डायरेक्टली है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसका जो जीनोम साइज है लगभग 10 मेगाबाइट से स्मॉलर होता है, ठीक है। और जो जीनोम साइज है सिंगल सेल यूकैरियोट्स का वो टिपिकली 50 मेगाबाइट से कम होता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स जो प्रोटोजोन्स है उनका जो जीनोम साइज है वो लगभग 200 एमबी से ज्यादा होता है। सो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनका जीनोम कई बार हम देखते हैं बहुत लार्ज होता है और वो करीब 10,000 एमबी तक होता है उसका साइज। सो देयर आर डिफरेंस इन जीनोम साइज इन एवरी ऑर्गेनिज्म, इन एवरी ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि उनमें कुछ तो समानताएं होती है, परंतु उनका जीनोम साइज भिन्न होता है। जैसे कि अगर फ्रूट फ्लाई और लोकस के हम जीनोम साइज को कंपेयर करें तो बहुत अंतर है। फ्रूट फ्लाई का जीनोम साइज उससे 25 समय छोटा है, मतलब उसका लोकस का जीनोम साइज उससे 25 गुना ज्यादा है। अगर हम राइस के जीनोम को कंपेयर करें वीट के जीनोम से, तो वीट का जीनोम राइस के जीनोम से 40 गुना अधिक है। सो जीनोम साइज और कॉम्प्लेक्सिटी का डायरेक्ट कोरिलेशन है, ये हमें पता चलता है। So student, now we discuss how E. coli genome regulate with single chromosome. The E. coli genome is almost composed of entirely of gene, right? The great majority of single chromosome of E. coli, bacteria E. coli, encodes protein or structural RNAs, as you can see in this figure. The majority of non-coding sequences are dedicated to regulating gene transcription in E. coli. Because a single site of transcription initiation is often used to control the expression of several genes, even these regions are kept to a minimum in the genome, right? One critical element of the E. coli genome is not a part of a gene. Which part is this? Which area of this? The E. coli, in E. coli, the origin of replication is that part, which is not a part of E. coli genome. This short chromosomal region is dedicated to directing the assembly of replication machine. Especially this area is dedicated for assembly of replication machinery. Despite its important role, this region is still very small, occupying only a few hundred base pairs of the 4.6 MB E. coli genome. सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इकोलाई का एक सिंगल क्रोमोसोम पूरे बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया को रेगुलेट करता है। इकोलाई का जीनोम मुख्य रूप से पूरा ही बहुत से जीन से मिलकर बना होता है। हम देखते हैं कि इकोलाई का जो जीनोम है उसमें एक सिंगल क्रोमोसोम इकोलाई के जीनोम में होता है, जिसमें बहुत से प्रोटीन्स व स्ट्रक्चरल आरएनए पाए जाते हैं। ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं ये मुख्य रूप से जीन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करती है। इकोलाई में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की सिर्फ एक ही साइट उपलब्ध होती है। इसी वजह से एक जो इसमें जो बहुत से जीन्स का एक्सप्रेशन कंट्रोल है वो उसी साइट से होता है। ये जो एरिया है इकोलाई में ये बहुत ही जीनोम के बहुत ही कम भाग में पाया जाता है। दूसरी बात, इकोलाई के जीनोम में एक छोटा भाग पाया जाता है जो कि जीन का भाग नहीं कहलाता है। इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ये क्रोमोसोमल रीजन में एक छोटा सा भाग होता है। इसका मुख्य काम रेप्लिकेशन मशीनरी को निर्देश देना है कि कब उसे असेंबल होना है। यह कार्य है इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। जबकि इसका कार्य इकोलाई में सबसे मुख्य है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भाग का, तब
भी ये जो भाग है ये बहुत ही छोटे एरिया में क्रोमोसोम में बहुत ही छोटा इसका साइज होता है इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। ये इकोलाई का जीनोम 4.6 MB का होता है लगभग। उसमें से ये केवल कुछ 100 बेस पेयर में ही ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का एरिया। सो इस तरह हम देख सकते हैं कि कैसे इकोलाई जैसा छोटा ऑर्गेनिज्म अपने जीनोम को कैसे रेगुलेट करता है। ये आप इस फिगर में देख सकते हैं इकोलाई का जीनोम और इसके विभिन्न भाग, प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल आरएनएस एंड डिफरेंट सेवरल जीन्स इसमें पाए जाते हैं और जो कि एक सिंगल क्रोमोसोम से ही रेगुलेट होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी आप देख सकते हैं इसमें। So student, now we discuss organism versus gene density. Means what is the correlation between organism size and gene density? More complex organisms have decreased gene density or increased gene density? This is the question. So the differences are largely related to gene density. In organism, differences are largely related to gene density. One simple measure of gene density is the average number of genes per MB of genome DNA. If example, we can understand this with an example. If an organism has 5,000 genes and the genome size is 50 MB, then the gene density of gene density of that organism is 100 genes per MB, right? 100 genes per MB is the gene density. When the gene densities of different organisms are compared, it becomes very clear that different organisms use the gene and coding potential of DNA with varying efficiency. So we can say there is a rough inverse correlation between the organism complexity and gene density. The less complex organism, the higher gene density. For example, the highest gene densities are found for the viruses. That is, one instance use both strands of DNA to encode overlapping genes. So viruses are very small in size, but there are a lot of gene density found in viruses. Then if we talk about eukaryotes, the gene density in eukaryotic organism is constantly lower and more variable than in their prokaryotic counterpart. Among eukaryotes, there is a general trend for gene density to decrease with their organism's complexity. So, more the complex organism is, then decrease the gene density. So students, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जीन डेंसिटी का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। हम ये इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है तो जीन डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। जो हमने पहले भी टेबल में देखे थे डिफरेंट जीनोम्स, उससे हमने देखा था कि हर ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम साइज और जीन डेंसिटी है वह डिफरेंट थी उस टेबल में। सो अगर हम कंपेयर करें तो जो डिफरेंसेस है जीन डेंसिटी में वो लार्जली है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। और अगर हम सिंपल टर्म में इसे समझे तो जो जीन डेंसिटी है उसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो जीन डेंसिटी है वो एवरेज नंबर है जीन का पर जीनोम ऑफ डीएनए। ये डीएनए में जीनोमिक डीएनए में कितने जीन उपलब्ध है उस नंबर को हम जीन डेंसिटी कह सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें टोटल 5000 जीन है, वह उसका जीनोम साइज 50 MB है, तो उसकी जो जीन डेंसिटी है वो 100 जीन्स पर MB होगी। इसका मतलब उसके पर MB जीनोम में 100 जीन्स उपलब्ध होंगे, उसी पर MB पे 100 जीन्स एनकोड होंगे। अब अगर हम इस जीन डेंसिटीज को देखें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में,
तो हम ये कह सकते हैं, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए का पोटेंशियल है, जीन एनकोडिंग पोटेंशियल है, उसकी एफिशिएंसी भिन्न है कि किस ऑर्गेनिज्म में का डीएनए कितने जीन एनकोड करता है, वो ही उसकी जीन डेंसिटी को बताता है। ठीक है। अब इसका हम एक उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे कि जो वायरसेस है उनका जीनोम साइज बहुत छोटा है और उनकी जो जीन डेंसिटी है वो बहुत अधिक है। उनमें कई बार ओवरलैपिंग जीन्स भी इनकोड होते हैं वायरस के डीएनए पे। सो इससे हमें पता चलता है कि जितना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जीन डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, जितना बड़ा साइज होगा जीनोम का, उतनी जीन डेंसिटी कम होगी। अब हम इस जीन डेंसिटी को यूकैरियोट्स में समझते हैं। ये जो जीन डेंसिटी है यूकैरियोट्स में बहुत ही कम पाई जाती है, जैसे कि प्रोकैरियोट, उसके अगर हम प्रोकैरियोटिक काउंटर पार्ट से हम उसका कंपेयर करें यूकैरियोट का, तो जो यूकैरियोट है उनमें जीन डेंसिटी डिक्रीज होती है। जितना कॉम्प्लेक्स होता है ऑर्गेनिज्म, उतनी कम जीन डेंसिटी देखी जाती है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो जीन डेंसिटी है वो ऑर्गेनिज्म के साइज के साथ साथ घटती जाती है। अब इसी में आगे हम एक दूसरी चीज समझते हैं, दैट हाउ gene make up only a small portion of eukaryotic chromosomal DNA, right? How it is possible, and what are the intergenic sequences, what are the regulatory sequences? So two factors are contribute to decrease gene density observed in eukaryotic cell, right? Increases in gene size and increases in DNA between genes. We can call that intergenic sequences. The individual genes are longer for two reasons. First reason is, as organisms become increasingly complex, there is a significant increase in the region of DNA required to direct and the regulate transcription, called regulatory sequencing. Second reason is, protein encoding genes in eukaryotes frequently have discontinuous protein coding regions. These interspread non-protein coding regions, called as introns, and are removed from the RNA after transcription in the process called RNA splicing. So the presence of intron can increase drastically the length of DNA required to encode a gene. So students, अब हम समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यूकैरियोट्स में जो जीन डेंसिटी है वो बहुत ही कम पाई जाती है, और जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल डीएनए है उसमें कौन से स्मॉल पोर्शन है। ठीक है। सो हम देख सकते हैं, और हम इंटरजीनिक सीक्वेंसेस और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या है इनको भी हम समझेंगे। तो जो यूकैरियोट्स की जीन डेंसिटी है उसके डिक्रीज होने का या कम होने के दो कारण हैं। पहला तो उसके जीन का जो साइज है वो बड़ा होता है। दूसरा, उसके जो जीन्स है उनके बीच में कुछ सीक्वेंसेस डीएनए पाए जाते हैं जिनको हम इंटरजीनिक सीक्वेंसेस कहते हैं। सो यूकैरियोट्स में जो इंडिविजुअल प्रत्येक जीन है उनके बड़े होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता जाएगा, उतनी ज्यादा डीएनए रीजन की इंक्रीज, बड़े हुए डीएनए रीजन की आवश्यकता पड़ेगी विभिन्न प्रोसेसेस को डायरेक्ट करने के लिए, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए। इन बड़े हुए डीएनए जो पार्ट है इसको हम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कहते हैं। दूसरा कारण यह है कि यूकैरियोट्स में मुख्य रूप से प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स जो हैं, प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स के साथ साथ कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स है ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए से हटा दिए जाते हैं, और इस हटाने की प्रक्रिया को हम आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये जो इंट्रॉन है इनकी वजह से जो लेंथ है डीएनए की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और
ये जो इंट्रॉन है, ये जो इंट्रॉन की प्रेजेंस है, ये डीएनए की लेंथ को तो बढ़ा ही देती है और फिर जीन की और ज्यादा जीन की इनकोड करती है उसमें। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे जीन डेंसिटी ऑर्गेनिज्म की साइज को अफेक्ट करती है। इतना अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। सो आप इसमें देख सकते हो एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम में मुख्य रूप से टेलोमियर, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड्स पार्ट है और आप उसमें दूसरी में देख सकते हो स्पिंडल, माइक्रोट्यूबुल्स उपस्थित है। ये सारे एक क्रोमोसोम के मुख्य भाग हैं, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।